हैं। अब हम राना सनाउल्लाह खान की तरफ, जो अब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि आप चूँकि इलेक्शन हार गए हैं तो उसके बाद जो जीते हैं उनको निज़ाम चलाना चाहिए। अब आप मुशीर बन गए हैं, इसकी क्या वजह है? तब्दीली कैसे आई है? देखिए, ये मेरी बिल्कुल राय थी और अब भी है। और मैं ये समझता था या समझता हूँ कि जो सियासी बयानियाँ हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अब भी बनाएंगे, तो उसमें पार्टी पोजीशन पे रहते हुए ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है वो काम किया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली फ़ैसला तो फिर वही फ़ाइनल होता है जो पार्टी क़यादत या पार्टी लीडर करता है। तो बहरहाल ये एक राय थी और एक राय ये भी थी कि गवर्नमेंट पोजीशन पे रह के जो है ये सारा मामला होना चाहिए, क्योंकि पार्टी और गवर्नमेंट, जब पार्टी की गवर्नमेंट है तो दोनों में जो है वो कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल फिर अल्टीमेट फ़ैसला जो है वो यही हुआ कि पार्टी के साथ साथ गवर्नमेंट पोजीशन जो है उसमें रह के काम करना चाहिए। तो ये फैसला किसने किया राना साहब? ये फ़ैसला तो आखिर पार्टी लीडर ने, अल्टीमेटली अगर दो मुख्तलिफ आरा हों तो उसमें फ़ाइनल फ़ैसला तो पार्टी लीडर ने ही करना है। और ये फ़ैसला तो पार्टी के सदर मियां ने नवाज किया, शरीफ साहब मौजूदा का ही सदर ने फैसला। किया या आने वाले सदर ने किया? बहरहाल जी, मौजूदा सदर हो या आने वाला सदर हो, PMLN का लीडर जो है वो मियां नवाज शरीफ है। ठीक है, तो इसका और मतलब फैसले उसी के चलते रहे हैं, फैसले उसी के चलेंगे। ये बताइएगा कि आपका आना और मियां नवाज शरीफ का पार्टी की सदारत की तरफ बढ़ना, और वो 11 मई को हम सुन रहे हैं कि उसके बाद मामला मज़ीद वाज़े हो जाएंगे, ये दोनों में आपस में इंटरलिंक्ड हैं ये? नहीं, इसमें इंटरलिंक्ड इस तरह से तो नहीं है। मैं तो ऑलरेडी जो है वो आपके इल्म में है कि पहले जो गवर्नमेंट थी, PMLN की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, मैं उसका भी हिस्सा था। और उसके अलावा पार्टी में भी मैं जो है वो पंजाब की एक अहम ज़िम्मेदारी जो है प्रेसिडेंट पंजाब की, उसे भी मैं जो है वो सर्व कर रहा था। तो उस तरह से तो इंटरलिंक नहीं है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का जो रिमूवल हुआ था, या ये कहें कि उन्हें पार्टी सदारत से जो निकाला गया, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से तो निकाला गया, लेकिन पार्टी की सदारत तक उनका पीछा किया गया। और एक इंतहाई जो है वो हमारी नज़र में गैर महज़्ज़ब भी है, गैर कानूनी भी है, गैर आइनी भी है। एक ऐसा फ़ैसला किया गया और उन्हें पार्टी सदारत से महरूम किया गया। तो हमारी यानी पार्टी की और पार्टी तंजीम में लोगों की ये एक राय चली आ रही है कि इसको अब कंपनसेट होना चाहिए। और जब वो उस साइड से अब सुरखरू ठहरे हैं, सारे वो फ़ैसले जो इस तरह के हुए थे वो सारे टर्न डाउन हो गए हैं और अदलिया ने उनको टर्न डाउन किया है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी दोबारा एक दफ़ा पार्टी प्रेसिडेंटशिप जो है वो लेनी चाहिए और उन्हें दोबारा से बहाल किया जाना चाहिए। मैंने तो इंटरलिंक ये एक आप समझे कि जी जज्बाती, आप एक समझ लें कि एक कारकुन की एक मोहब्बत, एक फीलिंग है। लेकिन शायद सियासी नज़रिया ज़रूरत भी है राना साहब, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है और आपका जो ओहदा है सियासी और अवामी अमूर, उससे पता चलता है कि सियासी और अवामी मामलात में इस हुकूमत का तजर्बा कितना कम है। और एक हमें यह भी पता चल रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब पार्टी की सदारत संभालेंगे तो पार्टी की पोजीशन को आप जैसे लोगों के ज़रिए, जो उनके बड़े दरीना कारकुन हैं और ख़ास नुक्ता नज़र रखते हैं, ज़्यादा बेहतर अंदाज से आर्टिकुलेट करेंगे वो पार्टी की पोजीशन जो आजकल हमें कहीं पर दिखाई नहीं देती। तो मैं उस लिहाज से कह रहा था कि इंटरलिंक्ड है कि मियां नवाज शरीफ की जो कोर टीम है, जो उनके नज़रिए की हामी है, वो अब पोजीशन संभाल रही है। नहीं, देखें, इसमें कोर टीम में वो लोग सभी शामिल हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में भी बैठे हैं। और मियां शहबाज शरीफ उनमें से पहली नहीं तो दूसरी पोजीशन पे हैं। और मामला ये है कि इससे पहले भी, यानी अगर 11 तारीख को जनरल कौंसिल के इजलास में ये फ़ैसला होता है
कि मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा सदारत संभालते हैं, तो क्या इससे पहले जो फ़ैसले हैं वो उनकी अप्रूवल के बगैर हो रहे हैं? ऐसा नहीं है, पहले भी फ़ैसले जो है वो उनकी अप्रूवल के साथ ही हो रहे हैं। लेकिन अब आप इस तरह से कह सकते हैं कि पार्टी प्रेसिडेंटशिप संभालने के बाद वो ज़्यादा टाइम देंगे और ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल साइड पे वो सरगर्म होंगे। तो टीम बाकी जो है वो टीम सारी की सारी जो है वो उनके फ़ैसलों की और उनकी गाइडेंस की जो है वो पाबंद है, और उसके मुताबिक ही इंशाअल्लाह ताला आगे जो है वो मामला चलेंगे। लेकिन ये सारी टीम आपकी नहीं है, काबीना जिसके अंदर आप शिरकत करेंगे इसकी मीटिंग्स में, दाएं बाएं आपके ऐसे लोग बैठे हुए होंगे जो आपकी टीम का हिस्सा नहीं है। और उनके बारे में, मोहसिन नकवी के बारे में तो आप खुद भी ये कह चुके हैं कि उनकी मेहरबानी है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर बने, वरना वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे। ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने नवाज शरीफ के अप्रूवल से तो नहीं बनना था। तो क्लियरली ये सारी की सारी टीम जो है ये नवाज शरीफ की टीम नहीं है, ये तो शहबाज शरीफ की टीम भी नहीं है। नहीं, वो तो कोलिशन गवर्नमेंट है ना। देखें, कोलिशन गवर्नमेंट तो किसी एक जमात की होती ही नहीं है, उसमें तो सारे ही वो लोग जिन्होंने उस हुकूमत को कायम किया होता है वो सभी लोग होते हैं। तो जो हम मरकज़ में वफाक में हुकूमत है, हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो PMLN की गवर्नमेंट है। वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें एक मेजर पार्टनर के तौर पे PMLN भी मौजूद है। तो उसमें तो बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें सारे लोग जो हैं वो PMLN के नहीं हैं। आपकी मशावरत जो है वो किन मामलात के ऊपर ज़्यादा अहम होगी? हम देख रहे हैं कि बयानिए की बड़ी जंग चल रही है। आज भी आर्मी चीफ का बयान चल रहा था कि बयानिए की जंग में आपने जो फसाद करने वाले हैं उनको फॉलो नहीं करना, आईनी हदूद की भी बात की, उसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया PTI की तरफ से। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो कौन से सियासी अमूर हैं जिसके ऊपर आप मशावरत देना चाहेंगे कि यहाँ पर सुधार की या तब्दीली की ज़रूरत है? देखिए, इस पे सियासी अमूर से मुराद सभी अमूर हैं। उसकी वजह ये है कि एक पॉलिटिकल सेटअप में, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट में तो फिर हर चीज़ जो है उसमें सियासत है, और सियासत में हर चीज़ है। तो इसमें, और वैसे भी कैबिनेट जो है ये एक यानी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी होती है, ये कोई इनफरादी ज़िम्मेदारी तो होती नहीं है, ये एक टीम वर्क होता है। एक टीम होती है जिसके हेड पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इसमें आप किसी जगह पे भी, किसी मामले में भी, किसी भी तरह की निशानदेही जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरी नाकस राय में इस वक्त जो क्राइसिस है वो बयानिए का क्राइसिस ही है कि, और अहमियत भी उसी की है। यानी इस वक्त वैसे ये बात अच्छी तो नहीं लगती कि हम 75 साल बाद भी इस जगह पे खड़े हों कि आज पूरी कौम जो है वो बयानिए की अहमियत और क्राइसिस में मुब्तला है, और ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बयानिया ठीक है, कौन सा बयानिया जो इख्तियार करना है, और किस तरह से अपने बयानिए को जो है वो आगे प्रमोट करना है। तो ये बहरहाल इन हालात में, और ख़ास तौर पे जो इस इलेक्शन में और इस इलेक्शन से पहले और अब बाद की जो सूरत हाल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत तो अभी इसी बात की है। तो बयानिया आपका कौन सा, बयानिया आपका कौन सा क्लैरिटी लाई जाए। ठीक, आपका PDM की हुकूमत वाला बयानिया होगा जिसके अंदर आपने कहा कि फितने के साथ बातचीत नहीं हो सकती, इसका कला कामा करना है, इसको जड़ से उखाड़ना है। चंद बयानात की तशरीह भी गलत की गई और कहा गया कि आपने तो आप उनकी जान के दर पे हैं, फिर आपने वजाहत भी की। या उस बयानिए की होगी जो आपने इंतखाबात के हारने के बाद दी है, जिसके अंदर कहा गया कि इमरान खान के साथ या PTI के साथ बातचीत हो सकती है। तो आपका बयानिया क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारा बयानिया जो है वो इस बुनियाद या इस मौक़िफ़ के करीब करीब ही होगा। देखें, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम बातचीत के ऊपर यकीन नहीं रखते। हमने 18 के इलेक्शन में हर किस्म की ज़्यादती और तजावुज़ के बावजूद ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस पहली मीटिंग में उस कौमी असम्बली, जिस कौमी असम्बली के वजूद के ऊपर हमें उतना ही एतराज़ था जितना अब पार्लियामेंट के वजूद पे किसी और को एतराज़ है। इसके बावजूद हमने कहा था कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, आएँ, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं,
ताकि मुल्क को जो है वो क्राइसिस से निकालें। इस वक्त मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेहतर सिमत नहीं जा रही। उस वक्त के पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि जी आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन आगे से जो जवाब मिला कि जी मैंने तो आपको छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो आपको सबको जेलों में डालना है। उसके बाद फिर उन्होंने इसका अंजाम देख लिया। उन्होंने हम सब को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की कोशिश की और इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि उसका साथ दें। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका इख्तलाफ हुआ। इसी बुनियाद पर उसने कहा कि जी आप न्यूट्रल क्यों हैं, आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, आप मेरा साथ दे के इनको अपोजिशन को जो है वो ख़त्म करने में मेरा साथ जो है वो क्यों नहीं दे रहे। लेकिन बहरहाल मामला ये है कि वो आज भी इसी बात पे है, वो आज भी हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है। उस वक्त भी वो बात करने को तैयार नहीं था और वो आज भी वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके साथ समझौता करे और उसके उसी एजेंडे पे आ जाए कि उसका साथ दे, उसे लेके आए, उसे मुसल्लत करें दोबारा 17-18 की तरह और उसके बाद फिर उसका साथ दे ताकि अपोजिशन को जो है वो ख़त्म किया जाए। तो मामला ये है कि वो जो अपने सियासी वजूद की खातर दूसरे किसी वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, इस बयानिए के ऊपर जो है वो लोगों में क्लैरिटी लाना चाहिए और लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि वो आदमी जो है वो क्या चाहता है और उसका फिर अंजाम जो है वो क्या होगा। मैं समझता हूँ कि अगर हम इसमें कामयाब हो जाएं और सही जमहूरियत और सही तरफ जो है वो हम मामलात को ले आएँ, या वो भी आ जाए या वो आ जाए, वो आए बैठे सियासी हुकूमतों के साथ बात करें, हमारे साथ बैठ बात करें, तो हर मामला जो है ये हल हो सकता है। ये बात मैंने इससे पहले भी कही है कि हर मामले का जो उनके एतराज़ात हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सब का हल इस बात में मौजूद है कि सभी जो हैं वो सर जोड़ के बैठे। जिस तरह से 21 अक्टूबर को भी मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी 40 साल ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि सब सर जोड़ के बैठेंगे तो इस क्राइसिस से निकलेंगे। लेकिन इस वक्त जो सामने मामला दरपेश है वो सबसे मुश्किल और बड़ा यही है कि वो बंदा, आपने जो बात की ना, मुझे उससे यूँ लगा कि आप पीडीएम वाला राना सनाउल्लाह जो ना वापस आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये वही बयानिया है जिसके अंदर आपने कहा जी कि वो उन्होंने हमें सफ़ाहस्ती से मिटाने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल आपने बता दिया कि सर जोड़ के बैठेंगे तो फिर बात होगी। ज़रा इस पर भी आइएगा, आपका ये भी बयानिया रहा है इंतखाबात के बाद के इलेक्शन में धांधली हुई है बड़े पैमाने पर और आपने मिसालें उसकी दी हैं, गुजरात का आपने जिक्र किया वगैरह वगैरह। तो आप अब सियासी अमूर में ये धांधली वाले बयानिए को भी लेके चलेंगे कि नहीं? नहीं, देखिए मामला ये है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी 2024 के हों या 25 जुलाई 2018 के हों या उससे पहले आप 13 पे चले जाएं, 7 पे चले जाएं या इवन 77 तक चले जाएं, ये हमारा सियासी अलमिया है, आज तक भी है कि हम जमहूरियत की जो बुनियाद है कि फ्री फेयर इलेक्शन, हम इसको हासिल नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि ये वो क़ुव्वतें जो इसमें मुदाखलत करती हैं या जिनके ज़ुम्मे ये लगाया जाता है, उससे पहले ये सियासतदानों का फेलियर है। अगर सियासतदान जो है वो गेम के रूल्स को तय करें और तय करने के बाद उनकी पाबंदी का अहद करें तो कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर सियासतदान ही जो है वो रूल्स ऑफ गेम तय ना करें, अगर आपको सहूलत मिली है तो आप सहूलत लेके मेरा रगड़ा निकाल दें, मुझे मिली है तो फिर मैं आपका रगड़ा निकाल दूंगा, तो अगर इस तरह से होगा तो फिर तो हर दफ़ा जो है वो लोग बदलते रहेंगे लेकिन हालात तो वही रहेंगे। तो इसलिए मैं बिल्कुल 2024 के इलेक्शन को डिफेंड नहीं करता, लेकिन मैं बिल्कुल सवाल ये रखता हूँ कि 2018 को भी कोई डिफेंड ना करे। ऐसा मैं बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि 2018 को कोई कहे कि जी वो ठीक थे, 2024 के ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर 2024 के ठीक नहीं तो 18 के भी ठीक नहीं थे, जीतने वाली वो भी माना जाए। जीतने वाली जमात का अगर सियासी अमूर का मुशीर जो है एक सीजन सियासतदान ये कहे कि 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई है तो उसका असर कुछ और है। 2018 में आप लोग हारे थे, आपने मान लिया,
लेकिन 2024 में अब जीतने वाली जमात का रिप्रेजेंटेटिव अगर ये कहेगा तो उसका इंपैक्ट डिफरेंट है। नहीं, उसमें देखे ना, जीतने वाली जमात का तो केपीके में धांधली नहीं हुई। केपीके पे इलेक्शन जो है वो फरिश्तों ने करवाए हैं, बलूचिस्तान में नहीं हुई। अगर आप 2024 के इलेक्शन में धांधली के लफ्ज़ के साथ उसके बाद पाकिस्तान का लफ्ज़ जो है वो हटा के सिर्फ पंजाब का जो है वो लफ्ज़ लिखें तो ये गलत है। लेकिन राणा साहब, आप जब मिसाल देते होते हैं धांधली की, तो पंजाब के अंदर भी जी आप गुजरांवाला की मिसाल देते हैं, आप गुजरात की मिसाल देते हैं, तो आप पंजाब के अंदर धांधली की बात करते हैं ना। आप केपीके की धांधली की तो आपने पहले जिक्र किया होगा अमूमी तौर पे, लेकिन आप तो पंजाब के जिलों की बात कर रहे हैं, इस वजह से मैंने पंजाब का जिक्र किया। नहीं, देखिए मामला ये है कि जब या तो कोई चलें, कोई मेरे सामने आके ये बात कोई, या आप क्या ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, 18 ले लें, 24 ले लें, उससे पहले ले लें, तो ये फ्री थे, फेयर थे? टू सम एक्सटेंट ही आप कह सकते हैं ना, ये बात आप। लेकिन राणा साहब, मैं तो तजिया निगार हूँ ना, मैं तो कह सकता हूँ आप हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिलेक्शन के अंदर से निकल के आई है उसके नुमाइंदा हैं। तो आप जब कहते हैं कि धांधली हुई है, पंजाब के अंदर हुई है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप ये धांधली वाली बात करते रहेंगे? नहीं, चलें अगर आप मुझे इस ब्रैकेट में लाना चाहते हैं ना, तो फिर देखें जी, जहाँ जहाँ से हम जीते हैं वहाँ पे फेयर हुआ है, जहाँ जहाँ से हम हारे हैं वहाँ पे अनफेयर हुआ है। मेरी सीट एक छोड़ लें, बाकी जिस जगह से हमारे कैंडिडेट हारे हैं वहाँ पे इलेक्शन जो है वो अनफेयर हुआ है, जहाँ जहाँ से हम जीत गए वहाँ पे फेयर हुआ है। चलें, वंडरफुल, एटलीस्ट वी हैव क्लैरिटी ऑन दिस। राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपने